अब वक्त हो गया है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ साथ देश और दुनिया की उन तमाम खबरों का जो आज पूरे दिन सुर्खियों में रही। हम आपको दिखाएंगे वो स्पेशल रिपोर्ट जिसमें होगी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का स्पेशल रिपोर्ट। भारत में लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व मनाया जा रहा है। देश के करीब 97 करोड़ मतदाता अपनी सरकार चुनने की कवायद में लगे हैं, लेकिन चीन भारत में चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद से ही घबराया हुआ है। जैसे जैसे पीएम मोदी चुनावी मैदान से अपनी जीत की गारंटी दे रहे हैं, वैसे वैसे चीन को यह गारंटी परेशान कर रही है। चीन इतना डरा हुआ है, उसका पूरा मीडिया भारत के चुनाव पर निगाहें गड़ाए हुए है। क्यों चीन के पसीने छूट रहे हैं, देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। विकसित भारत के लिए 400 पार। भारत में चुनाव की तारीखों की घोषणा हुई, सियासी पारा चढ़ा, लेकिन तनाव में आ गया चीन। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनाव का महापर्व मनाया जा रहा है, लेकिन चीन भारत के चुनावी रंगों को देखकर चक्कर में पड़ गया है। दरअसल चीन की तानाशाही सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स भारत के चुनाव पर जहर उगलता हुआ लिख रहा है। भारत में 7 चरण का आम चुनाव 19 अप्रैल को शुरू होने वाला है और नतीजे 4 जून को घोषित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरा कार्यकाल चाह रहे हैं। मैं भारत मां का पुजारी हूं। विकसित भारत के लिए 400 पार। आज का भारत प्रगति की रफ्तार से कोई समझौता नहीं कर सकता। चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग अच्छे से जानते हैं कि भारत में ही नहीं, पीएम मोदी की गारंटी अब पूरे विश्व में गूंज रही है। दुनिया अब भारत को सुनती ही नहीं, मानती भी है। ऐसे में मोदी 400 पार का नारा दे सत्ता में जीत के हैट्रिक लगाते हैं तो सबसे ज्यादा मुश्किल चीन जैसे देशों को होगी। चीन को कहीं ना कहीं खल रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के होते हुए वो भारत का बाल भी बांका नहीं कर सकते हैं। तो ज़रूर मुझे लगता है कि यही कारण है कि उनको इतनी दिलचस्पी है भारत के चुनावों में और कहीं ना कहीं घबराहट भी है। चीन का डर बता रहा है कि वो भारत के चुनाव से कितना भयभीत है। भारत में 97 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे और अपनी नई सरकार चुनेंगे। इस बात पर भी ग्लोबल टाइम्स लिख रहा है। भारत में होने वाले इस चुनाव पर चीनी मीडिया काफी ध्यान दे रही है, क्योंकि भारत चीन का पड़ोसी देश है और दोनों देशों के बीच अक्सर सीमा विवाद होते रहते हैं। असल में चीन का दुखड़ा ये भी है कि भारत ने कई चीनी कंपनियों की चालबाजी पर नकेल कसी है। चीनी सरकार का मुखपत्र लिखता है, पिछले कुछ वर्षों में भारत सरकार ने चीनी कंपनियों से निपटने में कुछ अनुचित कदम उठाए हैं, जिससे चीनी कंपनियों और चीनी लोगों में तीव्र असंतोष पैदा हुआ है। सवाल है कि आखिर चीन भारत के चुनाव में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा है। पिछले कुछ सालों में जो चीन से बहुत सारी कंपनियां भाग रही हैं और वो भारत की तरफ रुख कर रही है, तो ये भी उनको मुझे लगता है कि इससे बहुत विपत्ति हो रही है और ये उनको लग रहा है कि भारत उनके कंपटीशन में खड़ा हो गया तो वो किस तरह मुकाबला कर पाएंगे, ये कहीं ना कहीं परेशानी है। अब आपको एक दिलचस्प आंकड़ा दिखाते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगले 5 साल में भारत की विकास दर 8% होने की क्षमता है। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज का अनुमान है कि भारत की जीडीपी ग्रोथ 8% रह सकती है। बार्कलेज ने भी भारतीय अर्थव्यवस्था की ताकत का बखान करते हुए कहा कि 2024 से 28 तक देश में 8% की दर से विकास करने की क्षमता है। मतलब ये कि चीन की विकास दर अगले 5 साल के दौरान भारत की ग्रोथ से कम रहने का अनुमान है।
हाल ही में आरबीआई गवर्नर ने यह भी कहा था कि भारत की विकास दर सबको चौंकाते हुए 8% के नतीजे तक पहुंच सकती है। यही वजह है कि चीन को चक्कर आ रहे हैं। अब आपको भारत और चीन के चुनाव का फर्क भी समझा देते हैं। जहां भारत दुनिया का सबसे विशाल लोकतांत्रिक देश है, तो वहीं चीन एक बड़ा तानाशाही देश है। भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, जहां कई राजनीतिक दल हैं और सभी को सत्ता में काबिज होने का बराबर अधिकार है, जबकि चीन में एक दलीय व्यवस्था है और जिनपिंग आजीवन राष्ट्रपति घोषित हो चुके हैं। भारत में कानून बनाने की जटिल प्रक्रिया है, तो चीन का गोपनीय तंत्र है, जहां कम्युनिस्ट पार्टी जो कहे वही संविधान है। जाहिर है चीन क्या जाने कितनी महान है भारत की चुनाव व्यवस्था और क्यों यहाँ के चुनाव को एक पर्व की तरह मनाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आपने देखा किस तरह भारत में चुनाव से चीन को मिर्ची लग गई है। अब हम आपको देश की राजनीति में टूटते परिवार की कहानी दिखाते हैं। राजनीति परिवारों में भी दरार ला देती है और लोकसभा चुनाव नजदीक है, परिवारों की लड़ाई भी खुलकर सामने आ गई है। बिहार और झारखंड में 2 राजनीतिक परिवारों में फूट है। महाराष्ट्र में भी 2 राजनीतिक परिवार आमने सामने हैं। उद्धव ठाकरे के चचेरे भाई मराठा क्षत्रप राज ठाकरे अब एनडीए का हिस्सा बनने की तैयारी में। परिवार के पावर की ये 3 बड़ी तस्वीरें हैं। महाराष्ट्र से बिहार और झारखंड तक परिवारों की राजनीति किसी के चेहरे पर खुशी लेकर आई है तो किसी के चेहरे पर टेंशन। राजनीतिक नफा नुकसान देखने समझने के बाद आखिरकार महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे अब एनडीए का हिस्सा बनने की तैयारी कर रहे हैं। जो राज ठाकरे कभी दिल्ली आने से परहेज करते थे, वो विशेष तौर पर दिल्ली आए ताकि एनडीए के परिवार में उनके लिए भी जगह बन सके। दिल्ली में उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। राज ठाकरे के एनडीए में शामिल होने का वैसे तो कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन चुनावी समय में अमित शाह जब किसी से अपने घर पर मिलते हैं तो माना यही जाता है कि वो शख्स या तो बीजेपी में शामिल होता है या फिर एनडीए का हिस्सा बनने जा रहा है। 2024 लोकसभा चुनाव में मराठा वोटों को अपने पाले में करने के लिए बीजेपी छोटे ठाकरे यानी राज ठाकरे को अपने साथ मिलाने के करीब है। भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र की जनता के सामने जीरो है। उनने शिवसेना को तोड़ने का काम किया और गद्दार सेना बनाई, उनके वो शून्य है। जो फिर एनसीपी ली तोड़कर अजीत पवार जी की, वो शून्य है। और राज ठाकरे जी शून्य है ही, तो 0 0 0 0 0 ही रहेगा। 2019 लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में बड़े ठाकरे उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ थे, जिसका फायदा सीटों के रूप में दिखा था और बीजेपी शिवसेना गठबंधन को 48 में से 41 सीटें मिली थी। लेकिन 2020 में उद्धव एनडीए से अलग हो गए। महाराष्ट्र में एक भाई बीजेपी से दूर हुआ है तो दूसरा भाई बीजेपी के करीब आ रहा है। इसी तरह महाराष्ट्र में एक और परिवार में फूट पड़ी है, जिसमें भतीजा एनडीए के साथ है तो चाचा इंडिया गठबंधन के साथ। महाराष्ट्र के बाद बिहार में भी चाचा बनाम भतीजा की लड़ाई है और इस लड़ाई के बीच में उलझ गई है बीजेपी। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति पारस बिहार में एनडीए से एक भी सीट न मिलने से नाराज हो गए हैं। उन्होंने इसे नाइंसाफी करार देते हुए मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार हूं और मैं आज भी देश के नेता हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन हमारी पार्टी के साथ और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई, इसलिए मैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से मैं त्याग पत्र देता हूं। पशुपति पारस एनडीए में जितनी सीट मांग रहे थे बीजेपी ने नहीं दी। दूसरा, वो हाजीपुर सीट से लड़ना चाह रहे थे, उसे भी बीजेपी ने नहीं माना। हाजीपुर सीट पशुपति पारस के भतीजे चिराग पासवान को दे दी। हालांकि पशुपति पारस अभी एनडीए से अलग नहीं हुए हैं, लेकिन उनकी मौजूदगी अगले कुछ दिनों में महागठबंधन में दिखाई दे सकती है। आरजेडी ने तो पशुपति पारस के लिए महागठबंधन के दरवाजे भी खोल दिए हैं।
एनडीए में तो ना इंसाफी होती ही है। अच्छा किया उन्होंने छोड़ दिया, उनको बहुत पहले ही छोड़ देना चाहिए था पारस जी को। अब अच्छा किया उन्होंने छोड़ दिया, तो बहुत अच्छा डिसीजन है। आप लोग की तरफ आएंगे तो सर वेलकम करेंगे? एकदम वेलकम करेंगे हम तो सबसे पहले वेलकम करेंगे उनका। अब सवाल है, क्या पशुपति पारस आरजेडी के ऑफर को स्वीकार करेंगे और एनडीए के पेड़ से टूटकर महागठबंधन पेड़ का हिस्सा बनेंगे? पशुपति पारस के इस्तीफे पर जहां चिराग की पार्टी ने नेता पशुपति पारस पर हमला बोला है, वहीं बीजेपी सधी हुई प्रतिक्रिया दे रही है। पशुपति पारस जी कभी एनडीए में थे ही नहीं। अगर वो चुनाव हाजीपुर लड़ने जा रहे हैं तो एक अच्छा निर्णय उनका है कि अपने पाप का प्रायश्चित करने हो जा रहे हैं, क्योंकि वहां की जनता उनको सजा देगी और वो सजा जब मिलेगा तभी उनका पाप का प्रायश्चित होगा। जब उन्हीं के भतीजे का, जिसका हक भी बनता था, उनके पिताजी के जाने के बाद उत्तराधिकारी थे, उनको छोड़ के इनको सम्मान मिलते रहा और उसके बाद जब उसको नए लोगों को अवसर मिल रहा है तो इनको आशीर्वाद देना चाहिए और मिल करके आगे बढ़ाना चाहिए। लोकसभा चुनाव से पहले परिवार में फूट का सिलसिला आज झारखंड तक पहुंच गया। हेमंत सोरेन की भाभी और झारखंड मुक्ति मोर्चा की विधायक सीता सोरेन ने न सिर्फ पार्टी छोड़ी बल्कि कुछ ही घंटों के अंदर बीजेपी में भी शामिल हुई। जेएमएम को ये झटका ऐसे वक्त में लगा है जब हेमंत सोरेन भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद हैं। सीता सोरेन ने जेएमएम छोड़ने और बीजेपी ज्वाइन करने की वजह भी बताई। दुर्गा सोरेन जी का बनाया हुआ, उनका मेहनत किया हुआ, उनकी जमीन बनाई हुई और हम आज तक अछूते ही रहे हैं। हमें किसी तरह का पार्टी से कोई सम्मान नहीं मिला है, जिसके कारण आज ये फैसला मुझे लेना पड़ा। अब सवाल है कि क्या झारखंड में भी परिवार के कारण झारखंड मुक्ति मोर्चा में टूट होगी? अभी तक महाराष्ट्र और बिहार परिवार के कारण पार्टियों में टूट का गवाह रहा है। सीता सोरेन के बीजेपी में आने से झारखंड में आदिवासी वोटों का फायदा बीजेपी को मिल सकता है। मंगलवार का दिन परिवारों की राजनीति के नाम रहा। किसी के हिस्से में खुशी आई है तो किसी के हिस्से में गम, लेकिन हर कोई लोकसभा चुनाव में अपना सियासी नफा नुकसान जरूर देख रहा है, क्योंकि परिवार से कहीं ज्यादा ऊपर राजनीति है। दिल्ली से रविंद्र कुमार और रवि त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। राजनीतिक परिवारों में बंटाधार के बाद अब बात करते हैं बजरंगबली के नाम पर हो रही राजनीति की। राहुल गांधी के बयान के बाद अब बीजेपी ने साफ कर दिया है कि हिंदू धर्म के अपमान के मुद्दे पर वो 2024 के रण में उतरेंगे और कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन को कड़ी टक्कर देंगे। बेंगलुरु में भी हिंदू संगठनों ने हनुमान चालीसा बजा रहे दुकानदार की पिटाई करने वालों के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। यानी कर्नाटक से महाराष्ट्र तक इस मुद्दे पर बीजेपी विपक्षी दलों से दो हाथ करने के लिए पूरी तरह से तैयार दिखाई दे रही है। कर्नाटक के बेंगलुरु में हनुमान चालीसा और अजान को लेकर छिड़ा विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। यहाँ हिंदू संगठनों ने हनुमान चालीसा बजाने वाले दुकानदार की पिटाई के बाद विरोध प्रदर्शन किया है। हिंदू संगठनों के साथ साथ विरोध प्रदर्शन में आज चुनावी समर में तेजस्वी सूर्या भी शामिल रहे। पीड़ित दुकानदार भी खुद को मिल रहे जन समर्थन से बेहद उत्साहित है। मर जाता तो कौन जवाबदारी लेता था। अभी ऐसा इस बचाव में आए हैं, मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं तो मेरे को अच्छा लग रहा है कि हाँ कोई तो ऐसा है, कोई तो हाथ उठाने वाला ऐसा है, तो ऐसा। वैसे इस मामले में कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी तो हो चुकी है, तो कुछ को पुलिस तलाश भी रही है। जबकि यहीं से अब बजरंगबली का नाम लेकर 400 पार के नारे को बुलंद करते हुए एनडीए के नेता विपक्ष को अल्पसंख्यकों की रक्षा करने वाली कर्नाटक की सरकार बता सियासी वार कर रहे हैं। ये केवल अल्पसंख्यकों को रक्षा करने वाले सरकार है, हिंदुओं के खिलाफ चलने वाले सरकार कर्नाटक में चल रहे हैं। आज कर्नाटक में कोई हिंदू सुरक्षित नहीं है। पूछना चाहता हूँ उन सेकुलरिज्म के नेताओं को, क्यों इस पर बात नहीं कर रहे, क्यों इस पर आवाज नहीं उठा रहे?
क्यों? क्योंकि हिंदू मार खा रहा है। जाहिर है चुनावी सरगर्मियों में मामला काफी गर्मा चुका है। यानी कर्नाटक में बीजेपी को अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए बैठे बिठाए नई संजीवनी मिल गई है। 2019 के लोकसभा चुनाव में कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों के परिणाम देखें तब भी बीजेपी को 28 में से 25 सीटें मिली थी और वोट शेयर 51% था, जबकि कांग्रेस, जेडीएस और अन्य को एक एक सीट ही मिली थी। यानी ये आंकड़े कर्नाटक में बीजेपी को बम्पर जीत ही नहीं 100% जीत की गारंटी भी दे सकते हैं। दूसरी ओर बेंगलुरु की घटना पर अब इंडिया गठबंधन के सहयोगी उद्धव ठाकरे पर भी बीजेपी हमलावर हो गई है। श्रीमान उद्धव ठाकरे से पूछना चाहते हैं कि कल आपने राहुल गांधी के साथ सभा को संबोधित किया। ये वही राहुल गांधी है जिनकी कर्नाटक में सरकार है और वहां पर हनुमान चालीसा बोलने के लिए लोगों को जबरन रोका जा रहा है, पीटा जा रहा है। क्या उद्धव ठाकरे जी अब राहुल गांधी से सवाल पूछोगे? कर्नाटक से लेकर महाराष्ट्र तक हनुमान चालीसा पर सियासी जंग और तेज होती दिख रही है। इससे पहले हाल ही में बीजेपी ने इंडिया गठबंधन और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जानबूझकर हिंदू धर्म का अपमान करने का भी आरोप लगाया है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। आपको याद दिला दें कि विपक्ष राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के दौरान भी दर्शन करने नहीं पहुंचा था, जिससे विपक्ष की स्थिति 2024 के चुनाव में कमजोर पड़ सकती है। इसके अलावा विपक्ष के कई नेता हैं जो लगातार विवादित बयान देते रहे हैं, जिनमें डीएम के नेता उदयनिधि स्टालिन का एक बयान है जिसमें उन्होंने कहा था कि सनातन धर्म डेंगू मलेरिया है, जबकि डीएम के नेता ए राजा कह चुके हैं कि सनातन एड्स जैसा संक्रामक है। यही नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य भी रामचरितमानस को दकियानुसी बताकर बैन होने की बात कह चुके हैं। वहीं बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी कह चुके हैं कि मंदिर देते नहीं दान लेते हैं। इस तरह के विवादित बयान के बाद अब एक बार फिर तमिलनाडु में पीएम मोदी इंडिया गठबंधन पर सनातन को बदनाम करने का आरोप लगा जमकर बरसे हैं। इंडी अलायंस वाले लोग बार बार जानबूझकर हिंदू धर्म का अपमान करते हैं। हिंदू धर्म के खिलाफ इनका हर बयान बहुत सोचा समझा हुआ होता है। देखना यह है कि हनुमान जी इस बार कैसे और किसका बेड़ा पार करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पाकिस्तान और उसका सगा दोस्त चीन, लेकिन चीन के लिए कहा जाता है ना कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे चीन ने ठगा नहीं। ऐसा एक बार फिर पाकिस्तान के साथ हो गया है। पाकिस्तान ने चीन से पुर्जे मंगाकर पहली बार पाकिस्तान में असेंबल कर एक टैंक तो बना लिया, जिसका खूब प्रचार प्रसार भी किया गया। जनरल मुनीर इस पाकिस्तानी सेना का सबसे ताकतवर टैंक बता रहे थे, लेकिन अब उसी टैंक के चीनी पुर्जों ने उसे कुछ ही दिनों में फेल भी साबित करके दिखा दिया। पाकिस्तान का नया नवेला टैंक, हैदर टैंक, वो टैंक जिसके दम पर पाकिस्तान बड़ी बड़ी शेखियां मार रहा था, भारत के T-90 टैंक से बेहतरीन बनाने का झूठा दावा कर रहा था, युद्धाभ्यास में तस्वीरें दिखाकर प्रोपेगेंडा फैलाने में लगा हुआ था। लेकिन पाकिस्तान के इस टैंक का भी वही हाल हुआ जो उस देश का है। पाकिस्तान की इकोनॉमी की ही तरह ये टैंक भी टाएं टाएं फिस साबित हुआ। करीब 10 दिन पहले ही लॉन्च किया गया ये नया नवेला टैंक अपने पहले ही ट्रायल में फेल हो गया है। ट्रायल के दौरान ये टैंक लक्ष्य को साध नहीं सका। इसके अलावा हैदर टैंक के चेसिस और मेन गन में भी समस्याएं सामने आई हैं। यानी जिस टैंक से पाकिस्तान बड़े बड़े दिखावे कर रहा था, उस टैंक की सच्चाई कुछ ही दिनों में सामने आ गई। ये टैंक पाकिस्तान ने चीन की मदद से बनाया था
और इसे कुछ ही दिन पहले पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने पाकिस्तान को समर्पित किया था। तब पाकिस्तानी सेना ने एक बयान जारी कर कहा था कि ये टैंक रक्षा क्षेत्र में देश के स्वदेशीकरण के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इतना ही नहीं, हैदर टैंक को पाकिस्तान का मुख्य युद्धक टैंक भी बताया गया था। लेकिन पाकिस्तान के इस मुख्य टैंक ने अपना असली असर कुछ ही दिनों में दिखा दिया। ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान के दोस्त चीन ने उसे खराब टैंक देकर ठग लिया हो। इससे पहले पाकिस्तान के चीन से खरीदे गए VT-4 टैंक भी डिलीवरी के बाद परीक्षणों और फील्ड फायरिंग के दौरान फेल हो गए थे, जिसके बाद पाकिस्तान ने चीन से उस टैंक खरीदने के ऑर्डर को कम कर दिया था। पाकिस्तान अभी भी बहुत से पार्ट्स को आयात करने के लिए चीन की नोरिंको कंपनी पर बहुत ज्यादा निर्भर है। ऐसी ही एक खेप के दौरान पाकिस्तान को गलत लंबाई चौड़ाई वाले चेसिस मिले। इन सब की डिजाइनों में गलतियों की वजह से हैदर टैंक की असेंबली लाइन को नई खेप आने तक पिछले साल रोक दिया गया था। इसके बाद पाकिस्तान ने अपने स्तर पर छोटे और दूर करने वाले कंपोनेंट को स्थानीय स्तर पर सुधारा, लेकिन तब भी पाकिस्तान चीन से ही हथियार लेने को मजबूर है। कर्ज में डूबे पाकिस्तान को अपनी सेना में कोई मिसाइल या टैंक शामिल करना हो तो चीन के बिना उसका काम नहीं चलता है। पाकिस्तान में कोई हथियार वैसे ही नहीं बनते, न ही पाकिस्तान के पास खुद की कोई टेक्नोलॉजी है। इस मामले में वो भारत से बहुत पीछे रह गया है। भारत ने मेक इन इंडिया के तहत रक्षा हथियारों की तकनीक पर बहुत काम किया है और वो पाकिस्तान से बहुत आगे है। वहीं पाकिस्तान की सेना सिर्फ और सिर्फ चीन के भरोसे है और यही वजह है कि उसके हथियार भी चीनी माल की ही तरह हैं, जिनके खरीदने के बाद चलने की कोई गारंटी नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।